2000 या 2001 के आसपास की बात है। एप्पल के हेडक्वार्टर में एप्पल के एम्प्लॉइज अपने अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहे होते हैं और अचानक से उनके पास उनका कोई सीनियर आकर बोलता है कि तुम्हें एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट क्या होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, कितने दिन तक करना पड़ेगा, ये कुछ रिवील नहीं कर सकते हैं। बस हाँ या ना में तुम्हारा जवाब चाहिए, और वो भी अभी के अभी। कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करके इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी पर ट्रस्ट था कि इस प्रोजेक्ट के बाद उनकी लाइफ कंप्लीटली बदल सकती है। और वही कईयों ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करके इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर दिया। अब जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हाँ कहा था, स्टीव जॉब्स ने उन लोगों को दो टीम्स में डिवाइड किया था, P1 एंड P2। और इन दोनों टीम्स को एप्पल के हेडक्वार्टर्स में ही इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए एक पर्पल डॉम नाम की दो सीक्रेट रूम्स बनाई थी, जहां कोने कोने में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए थे। इन दो टीम्स को स्टीव जॉब्स ने उन सीक्रेट रूम में डाल दिया था। और इस पर्पल प्रोजेक्ट का फर्स्ट रूल ही ये था कि इस पर्पल प्रोजेक्ट के बारे में एक दूसरे से कोई बात नहीं करेगा। इसी से यू कैन गेस कि स्टीव जॉब्स ने इस प्रोजेक्ट को कितना सीक्रेट रखा होगा। ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि कोई एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने घर पर भी बात नहीं कर सकता था। घर पे तो क्या, अपने पार्टनर को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर शिफ्ट करने से पहले स्टीव जॉब्स ने अपने एम्प्लॉइज से बहुत ही स्ट्रिक्ट NDAs यानी नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करके लिए थे। इसलिए हर किसी के मन में डर था कि कहीं गलती से हम कुछ इंफॉर्मेशन लीक करेंगे तो एक तो जॉब जा सकती है और ऊपर से भयंकर लेवल के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और उसमें भी स्टीव जॉब्स को लेकर ऑफिस में एक ऐसा मानना था कि उन्हें कहीं ना कहीं से हर बात पता चल ही जाती थी। इसलिए इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के चलते एप्पल के कई इंजीनियर्स ने ये तक कहा है कि इस प्रोजेक्ट ने अगले 2.5 से 3 साल तक हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी स्लीप साइकिल, हमारी हेल्थ, हमारी सोशल लाइफ और हमारे वर्क लाइफ बैलेंस की वाट लगा दी थी। और यही नहीं, कुछ इंजीनियर्स ने ये तक कहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उनके डाइवोर्स तक हो गए थे। फाइनली दिन आता है 9 जनवरी 2007। सैन फ्रांसिस्को के मॉस्कोने सेंटर में स्टीव जॉब्स पहली बार अपने इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को पब्लिकली अनाउंस करते हैं। और ये प्रोजेक्ट कोई और नहीं बल्कि आईफोन था। iPhone. We got the first look today at what Apple says is the next big thing. We think there are going to be several 100,000 people lined up Friday night and Saturday morning just to have the first one. The iPhone itself is a game changer. This is going to be going down in the history of all cell phones. I got two! The first look for many people at Apple's new iPhone. A lot of buzz about this particular device. We're going to make some history together today. लेकिन अब सवाल ये आता है कि आईफोन से पहले भी मार्केट में सैमसंग, नोकिया, HTC, ब्लैकबेरी ऐसे एक से बढ़कर एक मोबाइल फोन्स अवेलेबल थे। तो फिर आईफोन में ऐसा क्या था जो उसे बाकियों से अलग बनाता था? एक चीज जो आईफोन को बाकियों से अलग बनाती थी, That was its टच स्क्रीन। आईफोन से पहले भी IBM साइमन, पाम ट्रियो, विंडोज पॉकेट ऐसे कुछ फोन्स थे जिनमें टच स्क्रीन फीचर था, लेकिन इनकी जो टच स्क्रीन होती थी वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती थी। उन स्क्रीन के लिए स्टाइलस यूज करना पड़ता था या फिर स्क्रीन को ऐसे फर्मली प्रेस करना पड़ता था। मतलब इन फोन्स में टच स्क्रीन तो थी लेकिन वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं थी। लेकिन वही एप्पल ने आईफोन में क्या किया कि रेजिस्टिव टच की जगह कैपेसिटिव मल्टी टच इंटीग्रेट कर दिया, जिससे टच स्क्रीन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव, स्मूथ और यूजर फ्रेंडली बन गई थी। इवन मल्टी टच फीचर की वजह से पिंच टू जूम, स्वाइप, जेस्चर्स ऐसे कई सारे फीचर्स आईफोन में आ चुके थे। इस फीचर को लेकर खुद स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि ये एप्पल की हिस्ट्री का आज तक का बेस्ट इन्वेंशन है। आगे चलकर ये टच स्क्रीन फीचर इतना पॉपुलर हुआ कि खुद सैमसंग ने इसे कॉपी करके अपना गैलेक्सी सीरीज लॉन्च कर दिया था। लेकिन ये बात स्टीव जॉब्स को इतनी खटक गई कि 2011 में वो सैमसंग पर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट को लेकर सीधा केस फाइल कर देते हैं। इसके चलते सैमसंग को $539 मिलियन का फाइन भी पे करना पड़ा था। और सिर्फ सैमसंग ही नहीं बल्कि एप्पल ने इस मल्टी टच फीचर को लेकर HTC और मोटोरोला पर भी ऐसे ही केसेस फाइल कर दिए थे। अब यहाँ तक आपने एप्पल के बारे में, स्टीव जॉब्स के बारे में, मल्टी टच इन्वेंशन के बारे में और सैमसंग, HTC, मोटोरोला के अगेंस्ट केसेस के बारे में जो भी सुना, उससे आपको क्या लग रहा है? यही ना कि स्टीव जॉब्स ने दिन रात एक करके मल्टी टच का रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन किया है और इन बाकी कंपनीज ने उनके इस इन्वेंशन को कॉपी पेस्ट कर दिया है। बट जिस मल्टी टच को लेकर इतनी सारी केसेस हुई, जिस मल्टी टच की वजह से आईफोन को इतनी सक्सेस मिल पाई, जिस मल्टी टच की वजह से टेक वर्ल्ड में स्टीव जॉब्स को इतना सारा फेम मिला, व्हाट इफ आई से कि ये मल्टी टच स्टीव जॉब्स ने कभी इन्वेंट ही नहीं किया था। शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये टेक एप्पल ने कहीं और से चोरी किया था। And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. I'm really excited to be here today because I'm about to show you some stuff that's just ready to come out of the lab. This thing allows you to have multiple points at the same time. I can use both my hands. I can just go right up and use all 10 fingers if I wanted to. Like that.
1965 ये जॉनसन नाम का एक इंजीनियर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए टच स्क्रीन का एक प्रोटोटाइप बनाता है। इसी प्रोटोटाइप से इंस्पायर होकर 1982 में निमिष मेहता नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट दुनिया का पहला ह्यूमन कंट्रोल्ड मल्टी टच डिवाइस बनाता है। फिर आगे 16 साल बाद यानी 1998 में निमिष मेहता के इसी इन्वेंशन से इंस्पायर होकर यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के 2 PhD स्टूडेंट मिलकर एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम था फिंगरवर्क। इस कंपनी के अंडर वो दुनिया का पहला टच स्ट्रीम कीबोर्ड लॉन्च करते हैं। ये कीबोर्ड इन लोगों ने इसलिए बनाया था कि किसी काम को करने से, जैसे कि कीबोर्ड पर बार बार टाइप करने से जो मसल पेन होता है वो दूर हो जाए और यूजर्स का एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ हो जाए। लेकिन आगे चलकर इनकी इस फिंगरवर्क कंपनी पर नजर पड़ती है स्टीव जॉब्स की। 2005 में वो इस कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं और इसी की टेक्नोलॉजी को यूज करके वो आईफोन का मल्टी टच कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी जिस मल्टी टच को स्टीव जॉब्स ने हमेशा एज अ खुद का इन्वेंशन मार्केट किया है, वो मल्टी टच एक्चुअल में उन्होंने कभी इन्वेंट किया ही नहीं है।